इस परेड का नेतृत्व आज संभालने ही का के दिन गौरव हमारा संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी, मुझे याद है वन ऑफ द अर्लीस्ट मेमोरीज मेरी रिपब्लिक डे की है कि मेरे पेरेंट्स मुझे बिस्तर से उठाने लग रहे हैं सुबह टीवी पर रिपब्लिक डे परेड देखने के लिए। और परेड में कैसे वो हर स्टेट की अपनी जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, इंग्लिश में इन्हें कंटिजेंट्स कहते हैं, राजपथ से चल के जा रही हैं और हर स्टेट की गाड़ी ट्राई कर रही है कि कैसे वो अपनी यूनिकनेस दिखा सके कॉस्ट्यूम्स के साथ, परफॉर्मेंसेस के साथ और स्टंट्स के साथ। और हवा में वो एयर शोज होने लग रहे हैं जहाँ पे पीछे से कमेंट्री आ रही है कि ये कौन से टाइप का एयरप्लेन उड़ के जा रहा है और कौन एयरप्लेन का पायलट है उड़ाने वाला। साथ उड़ान भरते हुए हेलीकॉप्टर्स विंग कमांडर निखिल मेहरोत्रा के नेतृत्व में मुझे याद है काफ़ी लंबे समय तक हर परेड हर साल मुझे बड़ी एक्साइटिंग लगती थी, लेकिन ऑनेस्टली बताऊं बड़े होने के बाद मैं इतना क्लोजली फॉलो नहीं कर रहा हूँ परेड्स को। एनीवेज, मैं रिपब्लिक डे परेड की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक ऐसा सवाल जिसका आंसर शुरू में आपको बड़ा ऑब्वियस लगेगा लेकिन इतना ऑब्वियस नहीं है इसका आंसर। सवाल ये है कि क्या आपको पता है कि एग्जैक्टली 26 जनवरी को ही क्यों हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं हर साल? मतलब आप बोलोगे क्योंकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को बना था इसलिए हम इस दिन को रिपब्लिक डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। इंडिया ने दुनिया को डिक्लेयर किया कि इंडिया एक इंडिपेंडेंट रिपब्लिक बन गया। लेकिन ज़रा सोचकर देखिए, रिपब्लिक क्या होता है? इंडिया रिपब्लिक ही क्यों बना? सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लेना इतनी खास बात क्यों है? सिंपल शब्दों में कहो तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या महत्व है रिपब्लिक बनने का? Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बड़ी फेमस स्पीच थी, अ ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, जो उन्होंने 14 अगस्त 1947 की रात को दी थी। ऑलमोस्ट मिडनाइट का समय था जब एक ब्रांड न्यू कंट्री इंडिया का जन्म हुआ। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. हमने बहुत साल पहले एक सपना देखा था आज़ादी का, और अब समय आ गया है जब वो सपना पूरा होगा। 15 अगस्त 1947 को इंडिया का जन्म हुआ, लेकिन सोचकर देखिए 1947 से पहले, इंडिया एक कंट्री बनने से पहले एक कलेक्शन था बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स का, मिनी किंगडम्स का, और सारे वो ब्रिटिश राज के अंडर आते थे। जब हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक मूवमेंट लॉन्च करी तो एक इम्पॉर्टेंट सवाल उन्हें आंसर करना था कि इसके बाद क्या होगा, इंडिया को गवर्न कौन करेगा, इन सारे किंगडम्स को साथ में जोड़कर कौन रखेगा। इंडिया एक नई नवेली कंट्री थी जो बेसिकली किसी भी तरह का रूप ले सकती थी ब्रिटिशर्स के जाने के बाद। हो सकता था कोई और ग्रुप या कोई पार्टी या कोई इंडिविजुअल इंडिया का नेक्स्ट डिक्टेटर बन जाता या मोनार्क बन जाता। तो हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सोल्यूशन सोचा, और इस सोल्यूशन के दो पार्ट्स थे। पहला पार्ट ये था कि इंडिया के जो फ्यूचर लीडर्स होंगे उनको चुना जाएगा लोगों के द्वारा, यानी इंडिया एक डेमोक्रेसी बनेगा, जनता के हाथ में ताकत होगी नेताओं को इलेक्ट करने की। और अब आता है दूसरा पार्ट। एक बार ये नेता लोग इलेक्ट हो जाएंगे तो ये डिसाइड कैसे करेंगे कि कंट्री को गवर्न कैसे करना है। बड़ी आसानी से ये सिचुएशन हो सकती थी कि एक बार ही हमने लीडर्स को इलेक्ट कर लिया तो उसके बाद ये लीडर्स अपनी मनमर्जी चलाएंगे, जैसे लॉज ये पास करना चाहते हैं वैसे लॉज ये पास करेंगे और बेसिकली डिक्टेटर तक बन सकते हैं। इसीलिए हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने डिसाइड किया कि इंडिया को एक गाइड बुक दी जाएगी, एक बुक जो इंडिया के फ्यूचर लीडर्स को गाइड करेगी कि कंट्री को गवर्न कैसे करना है। और इस गाइड बुक को हम कॉन्स्टिट्यूशन बुलाते हैं। हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने डिसाइड किया कि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होगा, सारे देश में रहने वाले लोग कॉन्स्टिट्यूशन के सामने एक बराबर होंगे, इक्वल होंगे, इंक्लूडिंग नेता लोग। तो इन दोनों स्टेप्स को अगर हम साथ में जोड़कर देखें तो बेसिकली हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने ये डिसाइड किया कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री बनेगा, यानी एक ऐसी कंट्री जहां पे जनता अपने लीडर्स को चुनेगी, और एक ऐसी कंट्री भी जहां पर जनता डिसाइड करेगी कि उनके लॉज क्या होंगे। ये आइडिया उस जमाने के लिए बड़ा अनोखा था क्योंकि उस टाइम रहने वाले लोगों ने कभी भी एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक नहीं देखा था, मतलब एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर नहीं रहे थे। तो किसी को कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि कैसे किताब लिखी जाए, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाए पूरे देश के लिए।
लेकिन उन्होंने इंडिया के लिए एक ऐसा सपना देखा था। हमारे फ्रीडम फाइटर्स इंडिया को एक रिपब्लिक क्यों बनाना चाहते थे, इसके पीछे एक रीज़न है। ब्रिटिशर्स की हुकूमत के अंदर उन्होंने बहुत बारी सुना था ब्रिटिशर्स को ये कहते हुए कि इंडियंस डिज़र्व नहीं करते एक डेमोक्रेटिक कंट्री बनना, कभी बन नहीं सकते एक डेमोक्रेटिक कंट्री, क्योंकि अंग्रेज़ों का ये मानना था इंडिया इतना रिलीजियसली और सोशली बैकवर्ड कंट्री है कि बार बार कोई ना कोई राजा महाराजा आकर ही इस पर राज कर सकता है और सालों तक राज करता रहेगा। इंडिया डिज़र्व करता है एक अथॉरिटेरियन रूलर, एक डिक्टेटर। लेकिन हमारे लीडर्स ने, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने इसे एक चैलेंज की तरह लिया, ब्रिटिशर्स को गलत साबित करने के लिए। 1946 तक उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। Our difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneous mess that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. ये थे बाबा साहेब अम्बेडकर बताते हुए कि इंडिया के सामने जो मेन चैलेंज था वो था कि उसके अलग अलग लोगों को, जो जैसा कि आप जानते हैं एक दूसरे से बहुत अलग हैं, उन सभी लोगों को एक साथ मिलकर ऐसे डिसीजंस लेने पड़ेंगे जो इस देश को एकजुट रख सकें, एक साथ रख सकें। एक सदी के दौरान हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने देश में रहने वाले लोगों को ये विश्वास दिलाया कि वो अपने खुद के डिसीजन मेकर्स बन सकते हैं, खुद से पहचान सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या उनके लिए अच्छा है, क्या उनके लिए बुरा है, और अपने हाथों से अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी क्योंकि इंडियन सोसाइटी बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स है। आज तो है ही, लेकिन उस ज़माने में और भी ज़्यादा होती थी। और एक्चुअली में जैसे ब्रिटिशर्स ने कहा था कि इंडिया एक सोशली बैकवर्ड कंट्री है, वो चीज़ कहीं ना कहीं सच भी थी। इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी, इनइक्वालिटी थी और रिलीजियस बैकवर्डनेस भी थी। और इतना ही नहीं, राजा महाराजाज, मोनार्स और ब्रिटिशर्स सब मौजूद थे उस टाइम पर जब ये डिसाइड किया गया कि इंडिया एक रिपब्लिक बनेगा। इनफैक्ट ये गांधी जी थे जिन्होंने 1922 में कहा था कि इंडियंस को अपनी डेस्टिनी खुद बनानी पड़ेगी, अपनी किस्मत खुद लिखनी पड़ेगी। उन्होंने कहा था कि स्वराज यानी सेल्फ गवर्नमेंट ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से देन नहीं हो सकती, एक गिफ्ट नहीं हो सकता जो ब्रिटिश पार्लियामेंट इंडिया को दे रहा है। ये तभी अचीव किया जा सकता है जब इंडियंस खुद ये डिसाइड करेंगे हमें ये करना है। गांधी जी ने कहा था कि बेस्ट तरीका जनता की इच्छाओं को समझने का है कि अगर हम उन्हें अपने लीडर्स खुद इलेक्ट करने दें। क्या कहेंगे कि अगर कोई मुल्क को आज़ाद होना चाहिए वो तो हिंदुस्तान इस आज़ादी के लिए मुल्क है। और मेरी तो तमन्ना ये है, मेरी तो आशा ये है, ईश्वर से प्रार्थना ये है कि हिंदुस्तान ऐसा बने। शायद आपको ये याद भी हो, बाल गंगाधर तिलक जी का एक फेमस कोट है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शॉल हैव इट। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। लेकिन एक सवाल शायद आपके मन में यहाँ पर आएगा कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने ये कैसे डिसाइड किया कि हम ये गाइड बुक इतनी बड़ी कंट्री के लिए लिखें, कि मतलब क्या प्रोसीजर है ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का। Mr. President, sir, I beg to move this Constituent Assembly declares its firm and solemn resolve to proclaim India as an independent sovereign republic. ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एक ग्रुप को स्पीच देते हुए जिसका नाम है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, दिसंबर 1946 में। 1946 तक इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बड़े करीब पहुंच चुका था। हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने डिसाइड किया कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए लोगों के एक ऐसे ग्रुप को इकट्ठा किया जाएगा जिसका नाम होगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेन काम होगा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। ज़रा सोच कर देखो, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त भी हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे उन्हें इतना ध्यान था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को भी एक इलेक्टेड बॉडी बनाना है। यानी ऐसा नहीं होगा कि हम खुद से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों को चुन रहे हैं, ये एक इलेक्टेड बॉडी होगी, इसे चुना जाएगा। हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाते वक्त भी जनता की इच्छाओं का ध्यान रखेंगे। और जो मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे उन्होंने भी डिसाइड किया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे होंगे, हम डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे और एक एक शब्द को इवैल्यूएट करेंगे जो इस किताब में लिखा जाएगा। इसके लिए कुछ चीज़ें थी जिसका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ध्यान रखना था कि जो भी वो डॉक्यूमेंट बनाते उन्हें ध्यान रखना था कि वो हमेशा नेशनल यूनिटी और स्टेबिलिटी को मेंटेन रखे। नेक्स्ट, इस डॉक्यूमेंट में ऐसे इंस्टीट्यूशंस को सेटअप करना था, ऐसी
संस्थाओं की स्थापना करनी थी जो एक सोशल रेवोल्यूशन लाएं, जो इंडिया को स्टारवेशन से, भूखमरी से, इकोनॉमिक बैकवर्ड से आगे निकाल पाए और जहां पर एक ऐसा देश बने जिसमें हर इंसान अपनी पोटेंशियल फुलफिल कर सके, हर व्यक्ति अपनी क्षमता को पूरा करने में सक्षम हो। ज़रा सोचकर देखिए, इन चीज़ों के बारे में सोचना और इसे लिखित रूप में लिखना, राइटिंग में लिखना, कितनी कमाल की बात है। एनीवेज, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 3 सालों की हेक्टिक डिबेट्स और डिस्कशन के बाद फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर आई, जिसको हमने अडॉप्ट किया जनवरी 26, 1950 को। तो इंडिया ने बेसिकली अपने आप को एक डॉक्यूमेंट दिया और इस डॉक्यूमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन बनाया और कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम लीडर बनाया। कभी सोचा है कि 26 जनवरी को ही क्यों कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया और अगस्त 15 को क्यों नहीं किया गया? इसके पीछे एक रीज़न है, क्योंकि 26 जनवरी में एक बहुत यूनिक सिग्निफिकेंस है 26 जनवरी का इंडियन हिस्ट्री में। स्टोरी बताता हूँ मैं आपको। My name is Rohit Day. I'm a lawyer and a historian, and I teach at Yale University. ये कहानी मैंने सीखी थी रोहित डे से, एक लॉयर और हिस्टोरियन जो येल यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। Since 1929, 26 January was an important date for many Indians because that was the date on which the Indian National Congress had issued a declaration for Purna Swaraj, Sampurna Azadi, no dominion status, but complete self-rule. तो बाय द एंड ऑफ 1920s इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स ने डिसाइड कर लिया था कि इंडिया सिर्फ और सिर्फ पूर्ण स्वराज चाहता है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, उससे नीचे कुछ नहीं। This demand had been made for almost 10 years, originally by Maulana Hasrat Mohani and then raised by Subhash Chandra Bose and Nehru multiple times in the 20s. But the older leadership of the Congress had said, wait, the British will give us dominion status, we will get self-rule. ये कोई ऐसा डिसीजन नहीं था जो रात भर में लिया गया, बल्कि एक ऐसा डिसीजन था जो ओवर टाइम बहुत से लीडर्स ने बार बार कहा था। मौलाना हजरत मोहानी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। बट कांग्रेस के बुजुर्ग लोगों ने कहा था कि ब्रिटिशर्स इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस देंगे। To win the cooperation of its 400 million natives in their own defense, Britain offered in exchange to give India full dominion status after the war. डोमिनियन क्या है? श्रीलंका का ही एग्जाम्पल लेते हैं। श्रीलंका 1948 में इंडिपेंडेंट हुआ था। उस समय इसका नाम था सेलोन, पर यह ब्रिटिशर्स की एक डोमिनियन टेरिटरी थी। यानी इंडिपेंडेंट होने के बाद भी ब्रिटिशर्स इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट और मिलिट्री पोस्ट पर कब्जा करके रखते थे। और जो श्रीलंका का हेड ऑफ स्टेट था वो एक ब्रिटिश मोनार्क था। श्रीलंका को कंप्लीट इंडिपेंडेंस 1972 में ही मिला जब वो एक रिपब्लिक बना। अब बात ये थी कि इंडियन लीडर्स को पसंद नहीं था कि इंडिया एक डोमिनियन बन के रह जाए ब्रिटिश राज के अंदर। ये काफी ऑफेंसिव था इंडियंस के लिए। Because being a dominion meant continuing to be loyal to a foreign king. Nehru famously said in the 1920s when they offered dominion status that the idea itself suffocated and strangled him. जले पे नमक छिड़कने वाली बात थी। इंडियंस इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं और फुल इंडिपेंडेंस ना देकर एक डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाए। हमारे फ्रीडम फाइटर्स को लगता था कि इंडिया अगर एक डोमिनियन बन जाएगा तो इंडिया के ऊपर मेन कंट्रोल ब्रिटिश पार्लियामेंट का ही होगा, ये बदलेगा नहीं। यानी ब्रिटिशर्स लॉ पास करेंगे हमारे फ्रीडम्स को कम करने के लिए, लिमिट करने के लिए। जवाहरलाल नेहरू ने पर्टिकुलरली कहा था कि डोमिनियन का आइडिया उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, उन्हें सफोकेटिंग लगता है कि ये डोमिनियन का आइडिया। एनीवेज, तो 1929 तक इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स ने रियलाइज कर लिया था कि ब्रिटिशर्स उन्हें डोमिनियन स्टेटस भी नहीं देंगे इंडिया को। तो तब कांग्रेस के लीडर्स ने ब्रिटिशर्स से कहा कि इंडियन फ्रीडम इज नॉट सम गिफ्ट दैट ब्रिटिश हैज टू गिव टू इंडिया, इट इज इंडियाज राइट। इंडिया का जन्म सिद्ध अधिकार है पूर्ण स्वराज। उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे, आजादी हम भीख में नहीं लेंगे, आजादी हम छीन के लेंगे। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कांग्रेस ने डिक्लेयर किया कि 26 जनवरी को इंडिया के इंडिपेंडेंस डे की तरह मनाया जाएगा। हालांकि उस टाइम पे इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने कहा कि हम इसे एक इंडिपेंडेंस डे की तरह देखेंगे। और फ्रॉम 1930 ऑनवर्ड्स हर साल 26 जनवरी को इंडियंस मिलके इंडिपेंडेंस डे बनाएंगे। पब्लिक प्लेसेस पे गैदर करेंगे, हम रीड आउट करेंगे हमारा डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। मतलब हम बेसिकली सेल्फ डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं। इस दिन मिलकर इंडिया का नेशनल फ्लैग लहराएंगे, गाने गाएंगे और बेसिकली सेलिब्रेट ही करेंगे इंडिया का इंडिपेंडेंस डे। फुली इंडिपेंडेंट बनने में रिपब्लिक बनना इंडिया के लिए एक फाइनल स्टेप थी। इसी रीजन से इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स ने डिसाइड किया कि कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया जाएगा 26 जनवरी के दिन, यानी उस दिन जब हमने पहली बार सपना देखा इंडिपेंडेंट होने का, पहली बार मांग उठाई थी इंडिपेंडेंट होने की और सेल्फ डिक्लेयर किया था वो 1930 में।
और ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि हम 1950 में रिपब्लिक बन गए और आज के दिन तक हम एक रिपब्लिक हैं, क्योंकि अब दुनिया की हिस्ट्री देखेंगे ऐसी कितनी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने कोशिश करी रिपब्लिक बनने की, डेमोक्रेटिक बनने की, लेकिन कुछ सालों तक वो डेमोक्रेटिक रही और उसके बाद कोई ना कोई डिक्टेटर आकर उन पर रूल करने लग गया। इतिहास में इतना बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं देखा गया था कि इतनी बड़ी कंट्री, इतनी डाइवर्स और कॉम्प्लेक्स कंट्री में डेमोक्रेसी लागू करी जाएगी। और ये दोस्तों थी एक छोटी सी कहानी कि क्यों हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं रिपब्लिक डे। एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन